अ वेरी वार्म वेलकम टू यू फ्रॉम मौर्य के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एरर फाइंड करनी है। देखिए, एरर फाइंड करने के लिए हमें इंग्लिश ग्रामर के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अब में जो भी है सब्जेक्ट, कोई अगर हमारा सिंगुलर है, प्लूरल है, टेंस है, क्या है, तो वो सारे हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होंगे तो हम एरर को बहुत जल्दी से फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इकोनॉमिक ग्रोथ इज सस्टेनेबल ओनली इफ ऑल द कंट्रीज हैज फूड सिक्योरिटी। हमें क्या करना है, हमें इस पूरे सेंटेंस में देखना है कि किस पार्ट में हमारे एरर है और उसके अकॉर्डिंग हमें पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। 4 पार्ट्स दिए गए हैं। पार्ट नंबर ए इज हैज फूड सिक्योरिटी, पार्ट नंबर बी ऑल द कंट्रीज, पार्ट नंबर सी इकोनॉमिक ग्रोथ इज एंड पार्ट नंबर डी इज सस्टेनेबल ओनली इफ। तो हमें फाइंड करना है कि एरर किस में है। अगर मैं आपको सिंपल, अगर मैं ये पूरा ये पढ़ते हैं तो लगता है कि मैम ये तो सारा कुछ सही है, इसमें कहाँ पर एरर है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमने देखा इकोनॉमिक ग्रोथ इज एकदम सही है, सस्टेनेबल ओनली इफ वो भी सही है, ऑल द कंट्रीज भी सही है, हैज फूड सिक्योरिटी। तो मैं देख रही हूँ यहाँ पर ऑल द कंट्रीज जो है वो तो क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। ऑल द कंट्रीज क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर वर्ब क्या यूज करी गई है, हैज। ऑल द कंट्रीज के साथ हैज यूज करेंगे क्या, नहीं। हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे, हैव, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। तो वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब विल बी प्लूरल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए। हमारा हैज नहीं आके क्या आएगा यहाँ पर, हैव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सबको क्लियर हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट ईयर द यूके सॉ इट्स फर्स्ट चाइल्ड डायग्नोज्ड विद इंटरनेट एडिक्शन। एक बहुत ही छोटी सी चीज पूछती हूं मैं आपसे, एक बात बताइए। एक होता है इट्स, एक होता है इट्स, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। इसको भी हम बोलते हैं इट्स, जब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन तो इसको भी बोलते हैं इट्स और इसको भी बोलते हैं इट्स। लेकिन जब इट और अपॉस्ट्रोफी एस आ जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, इट इज। क्या मतलब होता है, इट इज। और ये क्या है, इट्स, इसका क्या मतलब है, इसका। तो हमने यहां पर देखा लास्ट ईयर द यूके सॉ, अगर मैं इट्स को पढ़ती हूं तो ये क्या होगा, इट इज फर्स्ट चाइल्ड। क्या ये सही बैठ रहा है, सेंटेंस के साथ मीनिंग जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इट्स की जगह क्या आना चाहिए, इट्स, इसका। तो हमारी एरर कौन से ऑप्शन में होगी, दैट इज ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें जो भी ये ब्लैंक्स दिए उसमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन चेक करना है कि हमें इन ऑप्शन में से कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन हम फिल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए, साइंटिस्ट एंड पॉलिटिशियंस आर डैश बिकमिंग अवेयर ऑफ अनदर फैक्टर दैट कुड सीरियसली थ्रेटन द डैश बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ फूड एंड क्लाइमेट चेंज। अब यहां पर देखिए, अगर हम ऑप्शंस के बेसिस पर जाते हैं तो साइंटिस्ट एंड पॉलिटिशियंस आर, यहाँ पर 2 ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन में जो फर्स्ट ब्लैंक है उसमें 2 ऑप्शन में क्या दे रखा है, अलाइक और अलाइक। अलाइक मतलब क्या होता है, वर्ड अलाइक मतलब क्या होता है, वर्ड अलाइक मतलब होता है एक जैसा। लेकिन यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, साइंटिस्ट और पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं। साइंटिस्ट और पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं तो क्या वो एक जैसे हैं, दोनों के प्रोफेशन अलग है, दोनों अलग अलग प्रोफेशन की बात कर रहे हैं। तो हम साइंटिस्ट और पॉलिटिशियंस आर अलाइक तो नहीं लिख सकते। तो हमारे क्या है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो यही कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन जो फर्स्ट ब्लैंक में हमारा अलाइक तो आ ही नहीं सकता, तो ये कैंसिल हो गए। अब बचा क्या, बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। अब यहाँ पर ऑप्शन सी में देखिए,
साइंटिस्ट एंड पॉलिटिशियंस आर डुओ। डुओ मतलब क्या होता है? जोड़ी। जैसे कोई सिंगिंग कंपटीशन हुआ, म्यूजिक कंपटीशन हुआ, या फिर स्पोर्ट्स इवेंट हुए, तो उसमें जब हम कोई डुओ डांस करवाते हैं तब यूज करते हैं कि तब हमारा जोड़ी में जब डांस करवाते हैं तब हम यूज करते हैं वर्ड डुओ। तो यहाँ पर डुओ भी नहीं आ सकता। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बचा? हमारा ऑप्शन बचा ए, दैट इज ए। क्या हम बोथ यूज कर सकते हैं? देखिए, साइंटिस्ट एंड पॉलिटिशियंस आर बोथ, दोनों अवेयर हो रहे हैं किसी फैक्टर पर, तो बोथ इज राइट ऑप्शन। तो यहां पर हम बोथ कर देंगे। वैसे तो हमें फर्स्ट ब्लैंक से ही पता चल गया कि हमारा आंसर क्या होगा, लेकिन अगर मैं पूछूं, यहां पर है वर्ड टीनस। टीनस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? टीनस वर्ड का मीनिंग होता है वेरी वीक, या फिर हिंदी में हम बोल सकते हैं तुच्छ। वेरी वीक या तुच्छ। तो फिर हमारा क्या हो गया? साइंटिस्ट एंड पॉलिटिशियंस आर बोथ बिकमिंग अवेयर ऑफ अनदर फैक्टर दैट कुड सीरियसली थ्रेटन द टीनेस बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ फूड एंड क्लाइमेट चेंज। ये जो ब्लैंक वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको हम ऑप्शंस के थ्रू भी जा सकते हैं। ऑप्शंस के थ्रू जाके हम देखते हैं कि क्या ये वर्ड्स राइम करके मीनिंग सही बैठ रहा है इनका। अगर मीनिंग सही बैठ रहा है तो वो ऑप्शंस हम आंसर करेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में सेंटेंस के एक पार्ट के नीचे अंडरलाइन दी गई है। तो जो हमें अंडरलाइन सेगमेंट जो दिया हुआ है उसमें हमें ये चेक करना है क्या इसमें कोई एरर है या नहीं है। अगर एरर है, अगर इसमें कुछ क्या इसमें एरर है तो इसमें इंप्रूवमेंट होके क्या आना चाहिए, और अगर नहीं है, अगर करेक्ट है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नो इम्प्रूवमेंट। तो चलिए फिर पढ़ते हैं हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Authorities has been regular issuing avalanche warnings for vulnerable areas that have witnessed heavy snowfall। तो हमने अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगी मैम, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन अगर हम यहां पढ़ें तो मैंने देखा ऑथोरिटीज क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट है। इट इज अ प्लूरल सब्जेक्ट। तो मुझे ये तो पता चल गया कि जब ऑथोरिटीज प्लूरल सब्जेक्ट है तो मैं वर्ब को क्या लूंगी? प्लूरल। तो प्लूरल वर्ब लेनी है तो यहां पर हैव और हैव दो ऑप्शन है, हैव और हैव। ये वाला एक तो हैज बीन, नो इंप्रूवमेंट, ये भी हमारा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। हैज बीन रेगुलरली इशू, इसमें भी क्या है? हैज है, सिंगुलर वर्ब है, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। अब बचते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, क्योंकि वर्ब तो हमारी प्लूरल आनी है, ये तो हमने क्लियर कर लिया। अब आगे पढ़ते हैं। हैज बीन रेगुलर इशूइंग। इशूइंग वर्ड मतलब क्या होता है? इशूइंग मतलब होता है जारी करना। अब जारी करना क्या होता है? अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो इशूइंग क्या है? इशूइंग एक वर्ब है। जब हम एडजेक्टिव यूज करते हैं, तो वो नाउन को क्वालिफाई करता है। लेकिन जब हम अगर किसी वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं तो हम क्या यूज करते हैं? एडवर्ब। तो हम एडवर्ब को यूज करते हैं। तो यहां पर मैंने देखा इशूइंग की जगह, इशूइंग के आगे क्या लगा हुआ है? रेगुलर। दैट इज इनकरेक्ट। तो हमें क्या यूज करना चाहिए? एडवर्ब। एडवर्ब रेगुलर के एडवर्ब क्या होगी? रेगुलरली। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है? हैव बीन रेगुलरली इशूइंग। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा? ये वाला ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या फाइंड आउट करना है? सिनोनिम। व्हाट डू मीन बाय द वर्ड सिनोनिम? सिनोनिम होता है सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड। हमें क्या फाइंड करना है? एक वर्ड दिया हुआ है, उसी से सिमिलर मीनिंग जो भी वर्ड का निकलता है वो हमारा आंसर होगा। तो उसके लिए पहले हमें मतलब पता होना चाहिए कि जो वर्ड दिया है उसका क्या मतलब है। क्या वर्ड दिया है? डिस्कर्न। क्या दिया है? डिस्कर्न। डिस्कर्न मीन्स होता है समझ पाना।
एनालाइज, डिस्कर्न मीन्स क्या होता है? टू एनालाइज समथिंग। तो मैंने देखा डिस्कर्न और मीनिंग होता है टू एनालाइज, तो मैंने देखा ऑप्शन में कौन सा आ रहा है? ऑप्शन डी। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। डिस्क्रिमिनेट क्या होता है? भेदभाव करना। कंट्रोल और रेगुलेट एक जैसे वर्ड है कि किसी चीज पर रोक लगाना या किसी चीज को कंट्रोल करना, वो उसके मीनिंग के साथ जा रहे हैं? नहीं। डिस्कर्न मतलब तो क्या होता है? समझ पाना, और एनालाइज करना भी क्या होता है? समझ पाना। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, हमें एंटोनिम फाइंड करना है। एंटोनिम मीन्स अपोजिट वर्ड, अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड। जो भी वर्ड दिया है उसके जो भी अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड है वो हमें, ऑप्शन हमारा वो राइट होगा। तो हमने देखा ओपेक। ओपेक मतलब क्या होता है? अपारदर्शी, जिसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो हमने देखा कि एक वर्ड दिया हुआ है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं नॉर्मली, हम लोग कभी यूज बोलते हैं ना, बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, वाटर इज अ ट्रांसपेरेंट, मतलब वाटर के हम आर पार देख पा रहे हैं, मतलब वाटर एक पारदर्शी है, ग्लास, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो फिर उसका क्या है? ट्रांसपेरेंट। तो अपारदर्शी का अपोजिट क्या हो जाएगा? पारदर्शी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन इज, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब्जॉर्बेंट क्या होता है? अगर मैं इन तीनों के मीनिंग भी अगर फाइंड आउट करूं, अब्जॉर्बेंट मीन्स क्या होता है? अ सब्सटेंस जो अपने अंदर सारी चीज, कुछ चीज को दूसरे सब्सटेंस को अब्जॉर्ब कर लेता है, उसको बोलते हैं अब्जॉर्बेंट। डल क्या होता है? बहुत फीका सा, ठीक है। पोरस क्या होता है? जिसमें बहुत सारे पोर्स हो या फिर होल्स हो। तो क्या ये इसके मीनिंग के साथ जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। तो मैंने क्या किया? पारदर्शी का अपोजिट क्या होगा? पारदर्शी। एंड ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? पारदर्शी। तो राइट आंसर इज डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में क्या दिया हुआ है? 7 में हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। हमें पूरा ये 3 लाइन का दे रखा है और हमें उसका बताना है कि एक वर्ड में उसको क्या बोल सकते हैं। तो देखिए क्या है? अ पर्सन हु नोज अ लॉट अबाउट एंड enjoys वन ऑफ द आर्ट्स और फूड, ड्रिंक एक्सेट्रा। एक इंसान जो बहुत कुछ जानता हो और बहुत अपना आर्ट के बारे में बहुत जानता हो, फूड के बारे में बहुत जानता हो और उस चीज़ों को एंजॉय भी करता हो, तो उस इंसान को क्या बोलते हैं? हमने देखा वर्ड एडमायरर। पहला ऑप्शन जैसे दे रखा है वर्ड एडमायरर। एडमायरर मतलब क्या होता है? एडमायरर को हिंदी में बोलते हैं प्रशंसक। लेकिन यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? कि जिसको थोड़ा ज्ञान हो। हम बात कर रहे हैं ना, हु नोज अ लॉट अबाउट, जिसको बहुत पता हो। तो क्या प्रशंसक इससे मैच कर रहा है? नहीं। अरिस्टोक्रेट मतलब क्या होता है? अ पर्सन बिलोंग टू अ वेरी हाई क्लास फैमिली, या फिर हिंदी में हम उसको बोलते हैं रईस। क्या बोलते हैं? रईस। पर्सन बिलोंग टू हाई क्लास फैमिली। तो ये मीनिंग भी नहीं जा रहा है, ये वर्ड भी इससे मैच नहीं कर रहा है, तो ए और बी कैंसिल। एसेटिक, द वर्ड इज एसेटिक। एसेटिक मीन्स होता है तपस्वी। तपस्वी जो तपस्या करते हैं, तो ये मीनिंग भी नहीं जा रहा है। लेकिन लास्ट वर्ड इज, तो सी भी कैंसिल। लास्ट वर्ड इज कनेज्योर। इसका राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है? कनेज्योर। तो कनेज्योर है, तो कनेज्योर का हिंदी मीनिंग क्या है? विशेषज्ञ। और हमें वही पूछा गया है क्वेश्चन में। इसका क्या मतलब है? विशेषज्ञ। हमें क्वेश्चन में वही पूछा गया है कि अ पर्सन हु नोज अ लॉट अबाउट एंड एंजॉयज वन ऑफ द आर्ट्स और फूड, ड्रिंक एक्सेट्रा। तो हमारा क्या हो गया वर्ड? इसका आंसर क्या हो गया? कनेज्योर का कनेज्योर मीन्स इज विशेषज्ञ।
ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हुआ, हमें ईडियम दी गई है और उसका मीनिंग बताना है कि उसका मीनिंग क्या होगा। तो ईडियम क्या दे रखी है? अ वोल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग। अब हमें पता है वोल्फ कैसे होते हैं, एक बहुत ही खतरनाक। इन शीप्स क्लॉथिंग मतलब इसका हिंदी में मीनिंग ऐसा कुछ निकल रहा है, एक खतरनाक इंसान जो ऊपर से बहुत सीधा साधा दिखता हो। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? अ वोल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग का एक खतरनाक व्यक्ति जो ऊपर से बहुत सीधा साधा दिखता हो। तो अब हम ऑप्शन से गो थ्रू करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस। यही तो मीनिंग है उसका हिंदी में भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एक खतरनाक व्यक्ति जो ऊपर से बहुत सीधा साधा दिख रहा है। तो इसमें भी यही है कि एक बहुत खतरनाक इंसान, लेकिन वो प्रिटेंड मतलब दिखाना कि मैं किसी के लिए खतरनाक नहीं हूं। तो उसका मीनिंग क्या हो गया? एंड तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें बताना है, ये अक्सर क्या होता है कि लोग इसमें गलती कर देते हैं। हमेशा ये बहुत ध्यान से पढ़ना है कि हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है। तो हमें इधर क्या पूछा है? इनकरेक्टली स्पेल्ड, मतलब जिसकी एक की भी स्पेलिंग गलत लग रही है, हमें वो हमारा आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है? इवोकेशन, EVOCATION। इवोकेशन एक वर्ड होता है जिसका मतलब क्या होता है? याद दिलाना। इसका सिनोनिम एक बहुत प्यारा सा वर्ड बताऊंगी, टू रिकॉन्साइल समथिंग। हिंदी में बोलते हैं याद दिलाना। रिकॉन्साइल एक बहुत ही प्यारा वर्ड है, रिकॉन्साइल। तो इवोकेशन का मतलब होता है टू रिकॉन्साइल समथिंग, मतलब किसी चीज का याद दिलाना। ठीक है, सेकंड है एक्सकेवेशन, EXCAVATION। स्पेलिंग इज राइट। तो एक्सकेवेशन मतलब क्या होता है? टू डिग समथिंग, टू डिग समथिंग मीन्स खुदाई करना। ठीक है, तो इसका भी स्पेलिंग गलत है, सही है, सॉरी। फिर क्या है? इलोक्यूशन, ऑप्शन सी इज इलोक्यूशन, टू स्पीक समथिंग वेरी क्लियरली एंड करेक्टली। इलोक्यूशन का मीनिंग क्या होता है? टू स्पीक समथिंग वेरी क्लियरली एंड करेक्टली। टू स्पीक समथिंग वेरी clearly and correctly। अब इसका भी मीनिंग है और इसकी भी स्पेलिंग सही है, तो बचता क्या है? लास्ट डी, एविक्वेशन। एविक्वेशन कोई वर्ड नहीं होता, वो क्या होता है? इवैक्यूएशन। कौन सा वर्ड होता है? इवैक्यूएशन। तो राइट स्पेलिंग क्या होती है इसकी? EVACUATION। मीन्स कहाँ गलती थी? बस ई की जगह ए की। तो राइट मीनिंग इसका क्या होता है? इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन मतलब क्या होता है? मुश्किल स्थिति से किसी को बचाना, किसी को मुश्किल स्थिति से किसी की सुरक्षा करना। तो यहाँ पर राइट स्पेलिंग इसकी क्या होगी? EVACUATION। तो हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर इज ऑप्शन डी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हुआ है? हमें जंबल सेंटेंसेस दे रखे हैं और हमें उसका एक करेक्ट ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो करेक्ट ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए मैं पहले एक ट्रिक बताती हूँ आपको। पहले मान लो हमें यहाँ पर कितने दे रखे हैं? 4 दे रखे हैं। ये 4 जो ऑप्शंस दे रखे हैं ABCD, पहले सारे एक बार रीड करो। पहले रीड करो और एनालाइज करो कि मैं पहला सब्जेक्ट क्या रख सकती हूँ, उसको बेसिस पे लेके फिर उससे कनेक्ट करते 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 अपन पूरा जो भी जंबल सेंटेंसेस है उसको करेक्ट ऑर्डर में फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहला ऑप्शन पढ़ो। पहला ऑप्शन क्या है?
An estimated 70% of this plastic which enters the sea sinks. मैंने पढ़ा कि an estimated 70% of this plastic, अरे कौन सी प्लास्टिक? दिस प्लास्टिक को, ये मैंने सब्जेक्ट तो अभी डिफाइन ही नहीं किया, तो दिस वर्ड आ गया, तो मतलब ये हमारा फर्स्ट तो नहीं है, ये फर्स्ट तो नहीं है। फिर सेकंड बी ऑप्शन पढ़ो, दिस इज अ प्रॉब्लम दैट स्ट्रेचेस फार बियॉन्ड इंडिया। यहां पे वर्ड दिस आ गया, मतलब इससे पहले कुछ ना कुछ तो है जो डिफाइन किया हुआ है, तो ये भी हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो फर्स्ट तो नहीं है ये। फिर देखा सी ऑप्शन, 8 मिलियन tons of plastic ends up in the world's oceans every year, causing damage to the fragile ecosystem। मतलब ये है कि जो भी प्लास्टिक थी वो क्या होती है, डैमेज करती है इकोसिस्टम को और वो ओशियन में जाती है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो सकता है क्योंकि ये एक चीज को डिफाइन कर रहा है और ये एक सब्जेक्ट के तौर पर हमारा इंट्रोडक्शन टाइप हो गया, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन हमारा हो सकता है। अब देखा डी, एंड मच ऑफ इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। एंड मच ऑफ इट कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये तो अभी बताया ही नहीं है, तो ये भी हमारा फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट सेंटेंस तो नहीं हो सकता। तो देखो ऑप्शन में जाएंगे तो यहां पर है ए बी डी सी। ए मैंने बताया कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गए। अब हम जाते हैं ए और सी। ए और सी में मैंने बोला कि सी तो है फर्स्ट, सी तो फर्स्ट है। या तो फिर तुम दो तरीके हैं, या तो तुम लोग ऑप्शन के थ्रू जाओ कि सी ए डी बी, आप सेट करके देखो सी के बाद ए बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, या फिर आप खुद से ही सोचो। अगर मैंने यहाँ प्लास्टिक देखा, अब यहाँ पर देखो सी के बाद ए, यहाँ मैंने प्लास्टिक का देखा और यहाँ लिखा है एन एस्टिमेटेड 70% ऑफ दिस प्लास्टिक। यहाँ प्लास्टिक के बारे में इंट्रोड्यूस किया और उसमें किया कि उसी प्लास्टिक का 70% पार्ट, तो मतलब मेरा जो ये जो ए है वो सेकंड सेंटेंस होगा। फिर एंड मच ऑफ इट इज, और उस प्लास्टिक में से जो ज्यादातर जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब रिन्यू नहीं कर सकते जिसको, तो मेरा थर्ड सेंटेंस क्या हो गया, डी। दिस इज अ प्रॉब्लम दैट स्ट्रेचेस फार बियॉन्ड इंडिया। पूरी प्रॉब्लम बता दी, पूरा बता दिया कि क्या है, पहले प्लास्टिक क्या करता है, 70% समुद्र में जो डूब जाता है, फिर उसमें बताया कि उसमें से बहुत पार्ट जो होता है वो रिन्यू नहीं कर सकते, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो ये क्या है, फिर लास्ट में इसको एंड अप किया, दिस इज अ प्रॉब्लम दैट स्ट्रेचेस फार बियॉन्ड इंडिया। तो लास्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, बी। तो मेरा ऑर्डर क्या है, सी ए डी बी। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है इससे, ऑप्शन इज ए। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्लोज टेस्ट दिया हुआ है जिसके 5 ब्लैंक दिए हुए हैं, तो हमें वो फिल आउट करने हैं। देखो क्लोज टेस्ट करने के लिए पहले क्या करो, एक बार क्लोज टेस्ट को रीड करो और पता लगाओ कि थीम क्या है क्लोज टेस्ट की। क्या वो पॉजिटिव सेंस में जा रहा है या वो नेगेटिव सेंस में जा रहा है। अगर मान लो तुमने ये एनालाइज किया कि पॉजिटिव में जा रहा है, तो ज्यादातर ब्लैंक्स में क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स यूज किए जाएंगे। अगर वो नेगेटिव में है तो ज्यादातर जो होंगे ब्लैंक्स वो नेगेटिव मीनिंग वाले यूज किए जाएंगे। कुछ होते हैं क्लोज टेस्ट जो एनालिटिकल होते हैं, तो क्या है, सबसे पहले क्या करो, क्लोज टेस्ट पूरा रीड करो, फिर उनको फिल आउट करो। ऐसा नहीं कि पहले एक पढ़ लिया ब्लैंक और फिर किया, नहीं, पहले पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ो। Screen time is an inescapable reality of modern childhood, with kids of every age blank hours upon in front of iPads, smartphones and televisions. That's not always a bad thing. That's not always a bad thing. ये देखो, ये सेंटेंस देख रहे हो तुम, That's not always a bad thing, कि ये हमेशा से कोई बुरी चीज नहीं है, मतलब ये कुछ कुछ इन चीजों के लिए पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। That's not always a bad thing, मतलब कुछ कुछ हमें पता लग गया इस लाइन से कि कुछ कुछ पॉजिटिव चीजें बता रहे हैं इनके बारे में। Educational apps and TV shows blank great ways for children to sharpen their developing brains and blank their communication skills, not to mention the break these dash provide to harried parents। harried means क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा सा वर्ड आया है और नया वर्ड आया है आपके लिए, harried। harried meaning is परेशान।
Harried meaning is परेशान. But read carefully. A number of troubling studies connect delayed cognitive blank in kids with extended exposure to electronic media. मीन्स मैंने एक लाइन थी दैट्स नॉट ऑलवेज अ बैड थिंग, मतलब मुझे यहाँ से ये आइडिया लगा है कि कुछ कुछ इन चीज़ों के बारे में पॉजिटिव बोल रहा है, नेगेटिव नहीं है. ठीक है, तो अब मैं ब्लैंक भरना स्टार्ट करती हूँ. स्क्रीन टाइम इज एन इनएस्केपेबल रियलिटी ऑफ मॉडर्न चाइल्डहुड विद किड्स ऑफ एवरी एज डैश आवर्स. कभी अपन अगर नॉर्मल डेज में भी बात करते हैं तो कभी अपन पूछते ना तुम कितना टाइम स्पेंड करते हो टीवी पर, कितना टाइम स्पेंड करते हो, मतलब तुम कितने घंटे टीवी देखते हो, तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? वर्ड यूज करते हैं स्पेंड. स्पेंड यूज करते हैं ना. तो यहाँ पर यही पूछा है कि जो किड्स हैं हर एज के क्या करते हैं, आवर्स अपने कुछ खर्च करते हैं, मतलब स्पेंड करते हैं. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर इज बी. कौन सा मीनिंग जा रहा है? बी. बढ़ते हैं इसके ब्लैंक नंबर 12, नेक्स्ट ब्लैंक की तरफ, दैट इज 12. अब हमारा क्या है? एजुकेशनल एप्स एंड टीवी शोज. मेरे को पता चल गया मेरा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है. तो मेरा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो मेरी वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल. तो यहाँ पर इज तो नहीं आएगा, ये तो कैंसिल हो गया. अब बचता क्या, आर, वर, हैव बीन. अब मैंने देखा कि इन चीजों के बारे में डिफाइन किया जा रहा है. हैव बीन तो कुछ चीज हो चुकी है, वो थोड़ी ना डिफाइन किया जा रहा है. एजुकेशनल एप्स और टीवी शोज क्या है ये बता रहा है, तो हैव बीन भी कैंसिल हो गया. अब मैंने ये देखा कि अब आर और वर बचते हैं, तो मैंने पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ा तो मुझे समझ आया कि टेंस तो पूरा प्रेजेंट यूज किया जा रहा है, तो प्रेजेंट टेंस यूज किया जा रहा है, तो वर्ब भी ये वाली भी प्रेजेंट में यूज की जाएगी. तो कौन सी वर्ब आएगी, वर्ब भी हमारा कैंसिल हो गया. तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज ऑप्शन ए. Educational apps and TV shows are great ways for children to sharpen their developing brains. Okay? बढ़ते हैं इसके 13 क्वेश्चन की तरफ. And burnish, dull, fresher, improve. अब मैंने क्या थीम मुझे पता चल गई कि पॉजिटिव है, तो सुधार करने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स में सुधार करने के लिए, उसमें एक ही वर्ड है इसमें ऑप्शन में मैं देखती हूँ तो सुधार. इंप्रूव करना इज सुधार करना, तो राइट आंसर इज ए. राइट आंसर इज ए. तो 13 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए. नॉट टू मेंशन द ब्रेक दीज. नेक्स्ट, ब्रेक दीज. अब मैंने पता लगाया कि मुझे पता है जो ये आईपैड्स और ये जो भी है वो क्या है, क्या होता है, इनको क्या बोलते हैं अपन, एक वर्ड यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स. ये सब क्या है, आईपैड, स्मार्टफोन्स, ये सब कुछ क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं. तो यही बोला गया है नॉट टू मेंशन द ब्रेक दीज. दीज मतलब आईपैड्स और ये टीवी, स्मार्टफोन, इसके बारे में बताया गया है. तो क्या है ये, गैजेट्स. तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी. दैट इज ऑप्शन बी, गैजेट्स. नेक्स्ट, लास्ट 15. But read carefully. A number of troubling studies connect delayed cognitive. Delayed, एक वर्ड आया delayed, मतलब जो delayed क्या है, डिले की गई है. क्या हो सकता है delayed, क्या हो, इंक्रीमेंट नहीं. delayed क्या हो सकती, जो प्रोग्रेस जो डिले की गई है. delayed के साथ एक एडजेक्टिव है, क्या जा रहा है, डिलेड कॉग्निटिव प्रोग्रेस. तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी. तो ये थे एग्जाम टीजर 11 के सारे 15 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, जिसमें आपके एरर भी कवर हुआ, क्लोज टेस्ट भी कवर हुआ, जंबल सेंटेंसेस भी कवर हुआ, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, मतलब हर एक पार्ट से एक एक क्वेश्चन लिख के आपको क्लियर किया गया. तो एग्जाम टीजर इसलिए कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी हम उतने कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होंगे. थैंक यू.